राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम कार्यक्रम में हम अभी बात करेंगे किरण लड्ढा जी से। सबसे पहले हम किरण लड्ढा जी का स्वागत करते हैं राष्ट्र सर्वप्रथम कार्यक्रम में, और हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में जो पिछले 20 वर्षों से काम कर रही हैं उसमें उन्हें किस प्रकार का अनुभव हुआ और भारत को राष्ट्र प्रथम बनाने में क्या किया जाना चाहिए, उसमें महिलाओं का क्या योगदान आज़ादी से पहले रहा और आज़ादी के बाद महिलाओं का जो आज के दौर में ज़रूरी है, उसमें महिला राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में किस तरीके से सक्रिय हैं। उसमें एक नाम है किरण लड्ढा जी का, जो पिछले 20 वर्षों से समाज सेवा कर रही हैं। उपाध्यक्ष हैं ये उत्तरांचल अखिल भारतीय महेश्वरी महिला संगठन का, और ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन महिला समिति। इसके अलावे भी ये कई सारे संगठनों से जुड़ी हुई हैं, ये खुद ही बताएंगे। किरण जी, आपका स्वागत है राष्ट्र सर्वप्रथम में। आप बताइए अपने यात्रा के बारे में जरा सा देश को। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूछा कि मैं किन किन संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। ईश्वर की कृपा से और परमात्मा अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से बहुत सी संस्थाओं में मुझे जुड़ने का अवसर मिला। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी तरह की संस्थाओं में जुड़ी हुई हूँ। कुछ के नाम आपने बोल ही दिए हैं, और अपने दिल्ली की कई संस्थाओं में, सामाजिक संस्थाओं में जुड़ी हुई हूँ। आपने बोला कि राष्ट्र सर्वप्रथम, ये जो आह्वान इस बात का, जो ये नारा दिया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि भारत प्रथम, राष्ट्र प्रथम, और इस मूल मंत्र को हम सार्थक बनाएं, सत्य बनाएं, इसके लिए महिलाओं का क्या रोल रहेगा। तो पहले तो आपने जो जैसे पूछा है उसका बता रही हूँ कि हम सब ने देखा है हमारी आज़ादी में भी, राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम में भी महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। बहुत सी हमारी ऐसी उस समय की वीरांगनाएं और आगे बढ़ चढ़ के जिन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, तो बहुत बड़ा रोल तब भी रहा है और उसके बाद भी रहा है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी अभियान, कोई भी मिशन, कोई भी आंदोलन, यदि उसे 100% सफल बनाना है तो उसमें महिला की भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक महिला की भागीदारी नहीं होगी तब तक वो पूर्णतया कभी भी सफल नहीं होगा। क्योंकि कोई भी अभियान से एक पुरुष जुड़ता है तो उसके साथ एक संशय रहता है कि वो तो जुड़ गया, उसकी भावनाएं तो बन गई, क्या उसके परिवार की बनी है, उसके बच्चों की बनी है। लेकिन जहाँ एक महिला जुड़ती है तो निश्चित रूप से पूरे परिवार की भावनाएं बन जाती हैं। और कोई भी मिशन, कोई भी आंदोलन तभी सक्सेस होता है, तभी सफल होता है जब उसमें पूरा परिवार जुड़ेगा। और राष्ट्र का जब तक एक एक परिवार नहीं जुड़ेगा तब तक हम उसे सफल कह ही नहीं सकते। और अभी जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, तो ये भी जो हमारा राष्ट्र प्रथम, भारत प्रथम तभी सफलतापूर्वक संपन्न होगा जब इसमें राष्ट्र की महिला जुड़ेगी। आप किरण जी भारत की राजधानी दिल्ली में रहती हैं और देश के कोने कोने में जाती हैं। आपका जन्म राजस्थान में हुआ 2 मार्च को, और राजस्थान से दिल्ली, महानगर दिल्ली में आप रह रही हैं। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने में आपका जो संगठन काम किया है उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। और उसके साथ साथ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रधानमंत्री जी का जो नारा है उसके लिए भी आप काम कर रही हैं। आपने जो है स्वच्छता पर भी काम किया है। तो हम विभिन्न सब्जेक्ट पे धीरे धीरे बात करेंगे आपसे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं जो राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने में महिलाओं का किस प्रकार से
आप ध्यान आकृष्ट कर सकती हैं ताकि राष्ट्र सर्वप्रथम बन सके। जी, अभी अभी मैंने बताया कि हर एक परिवार को इसमें जुड़ना होगा। तो सबसे पहले तो हमें सबके भीतर, एक एक भारत के एक एक नागरिक के भीतर राष्ट्रवाद की भावना आए, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना आए, राष्ट्र प्रेम की भावना आए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर एक महिला के भीतर ये भावनाएं हम बनाएं, और महिलाओं को बनाने के लिए, महिलाओं में ये भावना लाने के लिए हमें महिलाओं को आह्वान करना होगा, उनके साथ जुड़ना होगा, उन्हें जोड़ना होगा हर क्षेत्र के लिए, समाज संगठन के माध्यम से भी और राजनीतिक मंच पर भी, और सभी क्षेत्रों में उनको हमारे साथ हमें जोड़ना होगा, उनसे कांटेक्ट करना होगा, उनकी सहभागिता लेनी होगी और उन्हें इसके लिए पूरी तरह से अवेयर करना होगा। जिस दिन महिला जाग गई, समझ लीजिए पूरा देश जाग जाएगा। तो उन्हें जोड़कर ही, उन्हें उनमें पहले जागरूकता लाकर ही हम इस अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं। महिला तो आदि शक्ति है और बगैर महिला को आगे बढ़ाए तो कोई भी कार्यक्रम सफल हो ही नहीं सकता। ये बात आपने एकदम सही कहा है। हम यही चीज़ जानना चाह रहे हैं, चूँकि आप राजनीतिक संगठन से भी जुड़ी हुई हैं और सामाजिक संगठन से भी जुड़ी हुई हैं, और कई मौके पर राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने आपको देखा है, जो कि आपने किस तरीके से पर्यावरण को बचाने की दिशा में आपने काम किया है। इस कोरोना काल में आपने किस तरीके से जो है मास्क के वितरण करने का आपने काम किया। तो इन सभी बातों को जिसमें आप महिलाओं को लेकर के आगे चलती हैं, जरा राष्ट्र को आप ये बताइए। हमारा एक महिला संगठन है, माहेश्वरी महिला संगठन। सबसे पहले मेरा उसी से जुड़ा हुआ और सामाजिक जो मेरा जीवन शुरू हुआ वो उसी संगठन के माध्यम से हुआ। ये अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन 46 साल 46 ईयर्स पुरानी एक संस्था है, और ये इसका उद्देश्य मूलतः यही है कि महिलाओं को जागरूक करना, महिलाओं को उठाना, उनका उत्थान, उनका विकास, संपूर्ण विकास महिलाओं का, यही इस संगठन का मूल उद्देश्य है। और उसके बाद में समाज में व्याप्त सभी कुरीतियों को दूर करना, हमारी युवा शक्ति को संस्कारित करना, और हर परिवार में संस्कार और संस्कृति के प्रति, हमारी जो भारतीय मूल सनातन संस्कृति है उसके प्रति ज्ञान बढ़ाना, उसके संस्कारों को स्थापित करना, ये संस्था का मूल उद्देश्य है। और इसी संस्था के माध्यम से हमने विगत 20 वर्षों में बहुत सारे ऐसे काम लिए हैं, बहुत सारे काम किए हैं, क्योंकि इस संस्था के अंतर्गत हमारे बहुत सारे 10 समितियां बनी हुई है और हर क्षेत्र की समिति है। तो उन समितियों के माध्यम से, क्योंकि उनका राष्ट्रीय स्तर से लेके स्थानीय स्तर तक श्रृंखलाबद्ध पूरा गठन होता है, और ऊपर से एक सुनियोजित उनकी सारी योजना बनती है। सारे जितने योजना बिंदु होते हैं उन्हीं के अनुसार सारे स्तर पे, प्रदेश, जिला, स्थानीय स्तर तक काम होता है, और हमारा पूरा एक व्यवस्थित पूरा ढांचा बना हुआ है। तो सब बहनें उसमें जुड़ के बहुत सारे काम करती है, और जो भी हमारे राष्ट्रव्यापी अभियान होते हैं केंद्रीय सरकार के, उसमें भी वो पूरी तरह जुड़ती है। जैसे अभी आपने नाम लिया कि स्वच्छता अभियान का, प्लास्टिक हटाओ अभियान, अपने वृक्ष लगाओ, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जितने भी हमारे अभियान चल रहे हैं केंद्रीय सरकार के, सब उन्होंने अपनी उन सब समितियों में लिए हुए हैं, और समय समय पर पूरे ग्रास रूट तक जाके, फील्ड में जाके बहनें खुद काम करती है। और एक विशेष बात ये होती है कि बहनों के हम जो बात कर रहे हैं कि वो आदि शक्ति है, जैसा अभी आपने बोला, और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा भी है और रहता भी है। इसके पीछे एक ही कारण है कि कुदरत के बाद कोई चीज़ बनी है तो वो है महिला, नारी शक्ति। और परमात्मा ने इतनी क्षमता दी है उसके भीतर कि वो कई तरह के रोल एक साथ निभा सकती है, घर परिवार के भी और बाहर के भी। जो भी जिम्मेदारी लेती है महिला निष्ठा से करती है, ईमानदारी से करती है, और पूरी जिम्मेदारी अपनी बहुत ही सतर्कता से निभाती है। तो ये सब होता गया, फिर आगे बढ़ते गए और अपने आप से होता गया। क्योंकि अभी हम आपको यहाँ 1 मिनट रोकेंगे। अभी एक समय है ब्रेक का, और राष्ट्र सर्वप्रथम में हम ब्रेक के बाद फिर किरण लड्ढा जी से बात करेंगे।
बस आप इंतजार कीजिए, तुरंत आ रहे हैं ब्रेक्स। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हमारे साथ किरण लड्ढा जी हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने इनसे कई मुद्दे पर बात किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनके संगठन के बारे में, पर्यावरण के बारे में। हम इनसे और आगे बात करेंगे और हम यह जानना चाहेंगे किरण जी से, जो कि महिला जब इतना सशक्त है तो फिर आज जब 2020 में या कोरोना का काल था तो इस समय में इनकी संगठन महेश्वरी समाज द्वारा क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए और इन्होंने अपने राजनीतिक दल से भी ये जुड़ी हुई हैं। भाजपा से आप जुड़ी रही हैं काफ़ी वर्षों से, यहाँ तक कि आप तो निगम के उम्मीदवार के रूप में भी आपकी चर्चा बड़ी जोरों से हुई थी। तो इसका अर्थ है जो कि आपने समाज के लिए बहुत काम किया है, अपनी पार्टी के लिए काम किया है, तभी उस दौर में आपका नाम काफ़ी आगे तक गया था। तो किरण जी, हम ये जानना चाहते हैं जो कि महिलाएं जब इतनी सशक्त है, आदि शक्ति है, तो फिर बीच बीच में जो महिलाओं पर अत्याचार की बातें होती है, तो इसके लिए आप किसे जिम्मेवार मानती हैं? कोई भी शोषित या पीड़िता यदि हमारे सामने आती है, कहीं ना कहीं उसने अपनी क्षमता को खो दिया। यदि वो अपनी क्षमता को जान जाए तो कोई कारण नहीं बनता कि वो शोषित हो जाए, वो पीड़ित हो जाए। बहुत बड़ी बात है, अभी किरण लड्ढा जी ने इस सर्वप्रथम कार्यक्रम में कहा है कि नारी तो हमारे भारत की संस्कृति, जो हमारा सनातन धर्म है, उसमें नारी की शक्ति और नारी की शक्ति को चुनौती देने की क्षमता किसमें है। अगर नारी अपने वजूद को जाने, संभाले, तो वही जो है सो सती है, वही सावित्री है, जो यमराज से भी अपने पति की प्राण को लेकर करके लौट आती है। नारी हो सकती है, नारी लक्ष्मी है, नारी सरस्वती है, नारी दुर्गा है। नारी की शक्ति को कोई चुनौती कैसे दे सकता है? जब हम खुद अपना वजूद भूल जाएंगे तो निश्चित रूप से हम पीड़ित होंगे, हम शोषण के शिकार होंगे। किरण जी, आपने बहुत बड़ी बात आज इस राष्ट्र के सामने राष्ट्र सर्वप्रथम के माध्यम से रखा है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो कि आने वाला जो जनरेशन है, जो लड़कियां हैं, जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ रही है, जिन्हें आगे बढ़ना है, जिन्हें राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना है, उनके लिए, चूंकि आप 20 वर्षों से 20 वर्ष का समय एक बहुत बड़ा समय होता है समाज सेवा के क्षेत्र में, और आप दे रही हैं अपने घर और परिवार को संभालने के साथ। तो मैं यह आपसे जानना चाहूँगा कि आप राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए ये जो नया जनरेशन है उसे क्या संदेश देना चाहेंगी? ये सर्वविदित है कि हमारे बच्चे, हमारी जो धरोहर है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो हमारा ही अनुकरण करेगी। बच्चे हमेशा अपने माता पिता का अनुकरण करते हैं, बड़ों को जैसा करते हुए देखते हैं वैसा ही वो करते हैं। तो सबसे पहले तो आज कोई भी बच्चों को जब असंस्कारी देखते हैं तो हम सीधा सीधा युवा पीढ़ी को, हमारी युवा शक्ति को, हमारे किशोर वर्ग को, हमारे बाल वर्ग को हम दोषी ठहरा देते हैं कि आज के बच्चे मानते ही नहीं हैं, आज के बच्चे तो ऐसे हैं, आज की युवा पीढ़ी तो ऐसी है। लेकिन उनका कोई दोष नहीं है। हमें उनका पालन पोषण भी उन्हीं संस्कारों के साथ करना होगा, तभी वो बचपन में आप जो संस्कार उनमें डाल देंगे, कोई वजह नहीं बनती कि बड़े होके वो उन संस्कारों पे डिगे हुए नहीं रहेंगे। यदि वो किसी भी क्षेत्र में जाए आगे, एक बार बचपन में आप में उन्होंने अपनी सनातन संस्कृति के संस्कार डाल दिए
लेकिन वो तभी डाल पाओगे जब आप खुद आपका आचरण उन संस्कारों से युक्त होगा। यदि आपका खुद का आचरण ही नहीं है, महिला जब खुद भटकी हुई है, वो कहाँ से अपने बच्चों में संस्कार डाल देगी? पहले तो महिला को अपने आप को सुधारना होगा, हर एक महिला को, और उसके बाद में वो उन सब संस्कारों को बचपन से ही अपने बच्चों में रोपित करे, किशोर अवस्था में भी, फिर युवा अवस्था तक आते आते एक बार कहते हैं कि जड़ें मजबूत हो जाती है ना, उसके बाद वो दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, अपनी संस्कृति से कभी दूर नहीं होंगे, कोई दूसरी संस्कृति का उन पर प्रभाव नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो महिलाओं को, और मैं महिला शक्ति को विशेष रूप से इस चीज़ के लिए आह्वान करती हूँ कि बहनों, हम महिलाएं हैं जो सब कुछ बदलने की क्षमता रखती हैं, लेकिन आपको स्वयं को पहले वो आचरण में लाकर दिखाना होगा, फिर अपने बच्चों में उन बातों को रोपित करना होगा, उन संस्कारों को रोपित करना होगा कि और सबने देखा है कोरोना काल में हमारी भारतीय सनातन संस्कृति मूल्यों को तो पूरे विश्व ने जान लिया, हर क्षेत्र में जान लिया, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चाहे हमारी संस्कृति का वो रहन सहन का हमारा जो क्षेत्र है, सब चीज़ें हमारी पूरी दुनिया ने मान ली है। तो हम सबको उन्हें पहले बच्चों में अपना आचरण दिखाते हुए बच्चों में रोपित करना है, तभी हम हमारी युवा पीढ़ी को आगे के लिए इतना सशक्त और तैयार कर देंगे कि भारत को प्रथम बनाने में, राष्ट्र को प्रथम बनाने में, पुनः भारत को विश्व गुरु बनाने में कोई भी हमें नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि हमारी जो युवा शक्ति है बहुत ही, क्योंकि वो आज की टेक्नोलॉजी से भी युक्त है, हमारी सनातन संस्कृति के संस्कार उनमें होंगे, आज की टेक्नोलॉजी से वो युक्त है। तो फिर सोचिए कितना बड़ा वो उनकी शक्ति बढ़ेगी, कितनी बड़ी कि वो आगे जाकर कितना बड़े काम कर लेंगे। बहुत सुंदर विचार किरण लड्ढा जी ने रखा राष्ट्र प्रथम के इस कार्यक्रम में। उन्होंने बताया कि आज की जो महिलाएं हैं, आज की जो लड़कियां हैं, वो सनातन धर्म जो है उसकी जो जड़ है, जब उससे पूर्ण रूप से संरक्षित होकर करके पूर्ण ज्ञान लेकर करके आएंगी, और यह जो दौर चल रहा है टेक्नोलॉजी का, जब उसके पास वो भी होगा तो नारी की शक्ति और बढ़ जाएगी, और उस नारी से टकराने की हिम्मत कोई भी नहीं कर सकता। और भारत को विश्व गुरु बनाने में, भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने में, राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने में महिलाएं का योगदान जो है सो सबसे अधिक होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम में हम आज इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं, और फिर हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। आप किरण जी आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप राष्ट्र की महिलाओं को संदेश देते रहिए, जागृत करते रहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। भारत की राजधानी कही जाने वाली दिल्ली में अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है। जगह जगह मार्केट, सड़कों और गलियों में भारी अतिक्रमण है। इसी के चलते एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट कीर्ति नगर में 2 दिन अतिक्रमण के खिलाफ ड्राइव चलाया गया, और निगम व पुलिस द्वारा बाकी अतिक्रमणकारियों से कहा गया है कि जल्द से जल्द सड़कों, बैकलेन आदि से सामान हटा लें और अतिक्रमण से जगह को मुक्त कर दें। अगर अब अतिक्रमण विरोधी दस्ता मार्केट में आती है और उन्हें सड़कों और गलियों में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता है तो उक्त सामान को जब्त कर लिया जाएगा, जिसके जिम्मेदार दुकानदार और व्यापारी खुद होंगे। फिलहाल निगम और पुलिस अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उम्मीद है टिम्बर मार्केट कीर्ति नगर अब अतिक्रमण से मुक्त हो पाएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे देश की सरकारें हैं, जितने भी, वो हमारी सुविधा के लिए कानून व्यवस्था बनाती है, लेकिन उसका पालन तो हम लोगों को, आम आदमी को करना पड़ता है। जिस दिन से हम अपनी ड्यूटी खुद समझेंगे, जैसे घरों में हम सफाई रखते हैं, वैसे गलियों में, बाज़ारों में, हर जगह हम अपनी सफाई रखेंगे, और तभी व्यवस्था बढ़िया बनेगी, तभी हमारा देश जो है सर्वप्रथम बन पाएगा। भ्रष्टाचार तो मैं देश की सरकारों से प्रार्थना करूँगा कि जिस दिन हमारे देश से भ्रष्टाचार गायब हो जाएगा, उसी दिन से हमारी तरक्की शुरू हो जाएगी और हम दुनिया के सबसे बड़े देश बन पाएंगे।
कोरोना वायरस के बाद एक नए वायरस ने दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। कोरोना वायरस का ये नया रूप सबसे पहले ब्रिटेन में पाया गया है। माना जा रहा है कि ये नया वायरस 70% तेजी से फैलता है और इस नए वायरस ने अब तक 19 देशों को अपनी चपेट में ले लिया है और हमारा देश भी इससे अछूता नहीं रह सका। भारत में भी ब्रिटेन से लौटे 6 नागरिकों में इस नए वायरस के लक्षण दिखाई दिए हैं, जिसकी सूचना स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। हालांकि इस नए वायरस का पता चलते ही भारत सरकार एक्शन में आ गई थी और ब्रिटेन से आने जाने वाली सभी उड़ानों पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी थी। और अब भारत में इस नए वायरस का पता चलते ही ब्रिटेन की उड़ानों पर लगी रोक की अवधि 31 दिसंबर से बढ़ाकर 7 जनवरी तक कर दी है। राष्ट्र सर्वप्रथम के बारे में जो आप कह रहे हैं, देखिए दुनिया के बड़े राष्ट्र बने हैं हार्ड वर्क और डिसिप्लिन। ये दो ही चीजें हैं जो किसी भी देश को आगे ले जाएंगे। आप अगर हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो दुनिया भर के देश जो आगे बढ़े हुए हैं आज, जो सर्वप्रथम हैं, तो उनकी पॉपुलेशन, उनके लोगों में बहुत ही हार्ड वर्क करने की क्षमता है और डिसिप्लिन, और सोसाइटी का एक मॉरल फाइबर स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे कि लोगों को लगे कि मेरी मेहनत रंग लाएगी। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, आप मेहनत कीजिए और मेहनत का फल जरूर मिलेगा। लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में जब आप जल्दी अमीर बनने की कोशिश करेंगे तो वहीं सब गड़बड़ हो जाएगी। तो यही चीजें हैं जो राष्ट्र को आगे ले जा सकती हैं और हमारी सोसाइटी को और आगे लेके जा सकती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हर कोई मेहनत करे। पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेगी। हम पॉपुलेशन का एक एक वर्ग, चाहे मेन हो, लेडीज हो, बच्चे हो, हर कोई अपनी फील्ड में मेहनत करेगा, राष्ट्र आगे जरूर बढ़ेगा और मुझे उम्मीद है हिंदुस्तान भी आगे जरूर बढ़ेगा। भ्रष्टाचार बाधक जरूर होता है, लेकिन जो आम आदमी को भ्रष्टाचार टच नहीं करेगा तो उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। भ्रष्टाचार में को कहना पड़ता है कहीं ना किसी एंगल पे टच जरूर करता है, लेकिन वो हमारी सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि भ्रष्टाचार का फल होगा ही ना जा सके। आप कोई भी आदमी अगर भ्रष्टाचार में इंडल्ज करता है तो उसको लगे कि इसका फायदा नहीं होगा मुझे। जब आपको पता चलेगा कि आपको सही मेहनत करने से ही सारे फल मिल रहे हैं तो आप भ्रष्ट क्यों बनेंगे। और अगर आप भ्रष्ट बनते हैं और उसकी आपको सजा मिलती है और आप उसका फल भोग ही नहीं पाते तो वो किसी काम का नहीं है। बदनामी भी लेनी है और फायदा भी नहीं हो रहा तो फायदा क्या उस चीज का। इसलिए मेहनत कीजिए और मेहनत आपको आगे बढ़ाएगी। यही एक पॉइंट है मेरा। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। इसी बीच सरकार और किसानों के बीच कई बार मीटिंग भी हुई, लेकिन इन मीटिंग से भी कोई हल नहीं निकल पाया। आपको बता दें कि सरकार द्वारा पारित किए गए नए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं, लेकिन पीएम मोदी ने किसानों से कहा है कि सरकार उनका अहित नहीं होने देगी। ये नए कृषि कानून किसानों के हित में है। इसी के चलते किसान यूनियन ने पीएम मोदी की अपील पर 30 तारीख को होने वाले ट्रैक्टर मार्च को स्थगित कर दिया है। उम्मीद है कि सरकार और किसानों के बीच की समस्या का समाधान जल्द निकलेगा। किसान यूनियन ने कहा है कि अगर किसानों की समस्याओं का हल नहीं निकलता है तो ये ट्रैक्टर मार्च 31 दिसंबर को किया जाएगा। मैं राष्ट्र सर्वप्रथम बनाने के लिए हम सबको अपनी निजी हितों को छोड़कर सामाजिक हितों की तरफ सोचना पड़ेगा और हर व्यक्ति को अपने निजी समय से कुछ समय निकाल के इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए अवश्य निकालना पड़ेगा। अगर हमारा समाज समृद्ध बनेगा तो
तो हमारा राष्ट्र भी समृद्ध बनेगा। और इसी के साथ साथ हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हम हर गली को, हर मोहल्ले को, हर देश को, हर समाज को अपने देश का अंग और अपना एक परिवार समझें और इसी से हमारे देश की तरक्की होगी। और इसी के साथ साथ इस देश में अगर जितना नागरिकों की जिम्मेवारी है उतनी ही जिम्मेवारी सरकारें और प्रजातंत्र की भी है कि वह हर नागरिक को ऐसी सुविधा प्रदान करें कि हम सब आपस में भाईचारे और प्रेम के साथ रहें, तो ये देश पूरे विश्व में सर्वप्रथम देश बन सकता है। राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा बाधक है, क्योंकि भ्रष्टाचार के वजह से बहुत लोग जो उनका अनुभव है उसको इस्तेमाल ना करते हुए आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो उसके बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी होती है जो कि भ्रष्टाचार है। जैसे कि आपको कुछ भी एक छोटी एक व्यक्ति को एक व्यवसाय खोलना है तो उसके लिए उसको इतने सरकारी दौरों से, अफसरों के पास से गुजरना पड़ता है कि वो आखिरी में हार के बोलता है कि छोड़ यार, मैं ऐसे ही काम कर लेता हूँ, ये सरकारी प्रजातंत्र में नहीं घुसता। तो उससे हमारे देश की हानि होती है। यही अगर जितना सरल इसको बनाएंगी सरकारें, उतना ही लोग इसके साथ जुड़ेंगे और भ्रष्टाचार कम होते ही देश सर्वप्रथम बनेगा। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर है जो गुजरात में स्थित है। और सोमनाथ मंदिर से जुड़ी एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। सोमनाथ मंदिर के नीचे भी 3 मंजिल इमारत होने का पता चला है। IIT गांधीनगर और 4 सहयोगी संस्थाओं के आर्कियोलॉजी एक्सपर्ट ने इसका पता लगाया है। ये जांच प्रधानमंत्री और सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी नरेंद्र मोदी के आदेश पर की गई है। करीब 1 साल पहले मोदी जी ने दिल्ली में हुई एक मीटिंग में आर्कियोलॉजी विभाग को ये जांच करने को कहा था। आपको बता दें, पुरातत्व विभाग की 1 साल की जांच के बाद 32 पेजों की एक रिपोर्ट तैयार कर सोमनाथ ट्रस्ट को सौंपी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मंदिर के नीचे L शेप की एक और इमारत है। ये भी पता लगा है कि सोमनाथ मंदिर के दिग्विजय द्वार से कुछ दूरी पर ही स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू के आसपास बौद्ध गुफाएं भी हैं। एक्सपर्ट्स ने करीब 5 करोड़ रुपए की आधुनिक मशीनों से मंदिर के नीचे की जांच की थी। जमीन के नीचे करीब 12 मीटर तक GPR इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि नीचे भी एक पक्की इमारत है। सोमनाथ मंदिर को लेकर कई धारणाएं हैं। कहा जाता है कि सबसे पहले एक मंदिर अस्तित्व में था। दूसरी बार 7वीं सदी में वल्लभिक के मैत्रक राजाओं ने मंदिर बनवाया। 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद ने इसे तोड़ने के लिए अपनी सेना भेजी। इसके बाद प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसे तीसरी बार बनवाया। इसके अवशेषों पर मालवा के राजा भोज और गुजरात के राजा भीमदेव ने चौथी बार निर्माण करवाया। 5वां निर्माण 1169 में गुजरात के राजकुमार पाल ने करवाया था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1706 में फिर से मंदिर को गिरा दिया था। जूनागढ़ रियासत को भारत का हिस्सा बनाने के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जुलाई 1947 में सोमनाथ मंदिर को फिर से इसे बनाने का आदेश दिया था और नया मंदिर 1951 में बनकर तैयार हो गया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार दक्ष प्रजापति को 27 कन्याएं थी और सब कन्या का विवाह चंद्र के साथ किया गया था। उन कन्या में से रोहिणी नामक की कन्या ज्यादा सुंदर और आकर्षक थी और चंद्र उसे सभी पत्नियों में से ज्यादा प्यार और सम्मान करते थे। ये अन्याय देख बाकी कन्याओं ने दक्ष प्रजापति से चंद्र की शिकायत की। इस वजह से दक्ष प्रजापति ने चंद्र को समझाया, लेकिन चंद्र नहीं माने। चंद्र के इस दुर्व्यवहार को देख दक्ष प्रजापति गुस्सा हो गए और उन्होंने चंद्र को श्राप दिया कि आज से चंद्र का तेज कम होता जाएगा। चंद्र को श्राप मिलते ही देख सारे देवी देवता डर जाते हैं और इसका निवारण करने के लिए वे ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा श्राप के निवारण के लिए चंद्र को शिव आराधना करने का सुझाव देते हैं। चंद्र गुजरात के दक्षिण भाग में स्थित प्रभास पाटन में शिवलिंग की स्थापना करके आराधना करते हैं। चंद्र की आराधना देख
शिव प्रसन्न होते हैं और शिवलिंग को अपना ज्योतिर्लिंग प्रदान कर चंद्र के नाम से वह शिवलिंग को सोमनाथ देते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।